मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे अभ्यासक्रम का दूसरा पाठ है, गद्य है न्याय मंत्री, जो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और पेज नंबर 3 हमारा हो चुका है, जो सुदर्शन जी ने लिखा है। हमने बात कर ली है इसके विषय में कि किस तरह से शिशुपाल नामक एक व्यक्ति होता है जिसके घर अचानक संध्या काल में एक युवक आता है जो परदेसी होता है और वहाँ रात गुजारने की उसकी याचना होती है शिशुपाल के वहाँ। और खाना खाने के बाद वो लोग बातों में लग जाते हैं, जबकि न्याय की और व्यवस्था की ऐसी सब बातें करते होते हैं वो लोग। और बातों बातों में शिशुपाल कहता है कि न्याय का अगर कोई न्याय की बात करे तो मेरे हाथ में अगर ऐसी न्याय की कोई चीज़ करने की आए तो मैं बताऊं कि न्याय कैसा होता है, और तब मैं सबको चौंका भी सकता हूँ कि मैं इतना अच्छा न्याय करूँगा। तो जो सम्राट अशोक होते हैं, वो जो युवक होता है वो सम्राट अशोक ही होते हैं। तो वो तब कुछ बोलते नहीं हैं, सुबह जाते हैं। फिर थोड़े दिन बाद शिशुपाल के वहाँ वो लोग सिपाहियों को भेजते हैं, सम्राट अशोक सिपाहियों को भेजते हैं और उनको बोलते हैं कि अभी आपको ही न्याय करना है। और हमने ये सब हम देख चुके हैं कि किस तरह से, यहाँ पे देखिए, सम्राट अशोक अपने हाथ से अंगूठी निकालकर शिशुपाल को देते हैं, जो कि एक राजमुद्रा मानी जाती है, और उन्हें न्याय मंत्री बना देते हैं। और जबकि ये जो शिशुपाल है वो न्याय मंत्री बन जाते हैं, उसके बाद उनके राज्य में पूरी तरह से शांति फैल जाती है। चोर डाकू किसी का भी, किसी सामान्य पब्लिक को कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो इतना अच्छा न्याय करते हैं, सज़ा देते हैं जो लोग गलत करते हैं उनको। तो इसीलिए जो गलत काम करने वाले लोग हैं वो डर के वो काम करने से मतलब छूट जाते हैं, वो लोग करते ही नहीं गलत काम। तो इस तरह से उनके राज्य में शांति फैल जाती है, एकदम व्यवस्था एकदम उनकी अच्छी होती है न्याय करने की, सिक्योरिटी वाइज, बराबर। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया है। अभी आगे हम पेज नंबर 4 से बाकी है हमारा, तो वो पढ़ेंगे। चलिए आगे क्या होता है देख लेते हैं। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, अपराधी का पता लगाने में दिन रात एक कर दिया। अभी क्या हुआ, एक बार जबकि हमें पता है कि शिशुपाल के राज्य में बहुत अच्छी तरह से शांति फैली हुई थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, 1 महीने के बाद किसी ने पहरेदार की, जो पहरा देता है दरवाजे पे या किसी भी कोई भी सिक्योरिटी वाली कोई भी कीमती चीज़ को संभालने के लिए दरवाजे पे जो पहरा देता है उसको पहरेदार बोलते हैं। तो उसकी किसी ने हत्या कर दी। तो सुबह जब बात पता चली शिशुपाल को, तब उसने अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करी उसको पकड़ने के लिए, वो हत्यारे को पकड़ने के लिए। उसकी नींद उड़ गई, खाना पीना तक उसने छोड़ दिया अपराधी का पता लगाने के लिए। आगे देखते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। बहुत समय के बाद हत्यारे का पता तो चल गया, क्योंकि गुनाह करते हैं तो गुनहगार का पता तो चलता ही है, आज नहीं तो कल, बाद में, बराबर। तो हत्यारे का पता तो चल गया, और हत्या किसने की थी? सम्राट ने ही स्वयं की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। किसी भी राजा, और ये तो सम्राट है, राजा के ऊपर आप उंगली उठाओ तो ही बहुत बड़ी बात है, और इसमें ये तो सम्राट है और उनको हत्यारा बोलने की हिम्मत करना और ऐसा साबित करना, वो तो उससे भी बड़ी बात। तो ये काम तो बहुत कठिन माना जा सकता है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और ये न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के
सेवक। क्यों? क्योंकि एक और ये न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक, क्योंकि वो सम्राट ने ही उनको ये न्याय मंत्री की पदवी दी है और राज्य की सेवा करनी है, तो वो सेवक भी माने जाते हैं। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। न्याय सबके लिए एक है। न्याय की दृष्टि से आप देखो, आज की तारीख में भी हमारा भारत देश का भी जो न्याय बनाया गया है, न्याय सबके लिए एक ही होता है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता उसमें। तो यहाँ पे भी वही बात बताई गई है कि न्याय की दृष्टि से सम्राट ने अगर कोई गुनाह किया है या तो फिर कोई पर्सन ने किया है, सामान्य प्रजाजन ने किया है, तो वो दोनों के लिए सज़ा एक ही होगी, सेम होगी, उसमें कोई अंतर हो नहीं सकता। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? क्या पूछा कि अपराधी का पता चला आपको? ऐसा सम्राट ने किसको पूछा? शिशुपाल को पूछा। न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। क्या बोला? एकदम साहसपूर्वक, हिम्मतपूर्वक कि हाँ, चल गया है पता। तो फिर उसे उपस्थित करो। क्या बोला सम्राट ने? तो उसे हाजिर करो मेरे पास। उपस्थित करना माने हाजिर करना। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। क्या बोला? कि इसको मतलब इनको गिरफ्तार कर लो, सम्राट को, मैं आज्ञा देता हूँ तुम्हें। संकेत सम्राट की ओर था। इन्हें बोला मतलब हाथ दिखा के, ऐसा उंगली दिखा के बोला कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार करो। दरबार में निस्तब्धता छा गई। निस्तब्धता छाना माने एकदम चुप, पिन ऑफ साइलेंस। क्यों? क्योंकि सम्राट की तरफ कोई व्यक्ति उंगली उठा रहा है और उन्हें अपराधी कह रहा है, तो कोई ठोस सबूत तो होना चाहिए ना, इसीलिए। तो आगे देखिए। हाँ, दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, मतलब वो गुस्सा हो गए। क्रोध से लाल हो जाना मतलब गुस्सा करना। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, मतलब इतनी हिम्मत शिशुपाल तुम में कि तुम मुझे एक दोषी घोषित कर रहे हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। मतलब वो बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। और उन्होंने क्या साबित किया कि मैंने इनकी कोई सम्राट की बात सुनी ही नहीं है, कि इतना साहस कहाँ से आ गया, ये वो कुछ भी नहीं सुना। और क्या बोला? धनवीर, सम्राट को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। बराबर, सेकंड मूवमेंट पे सम्राट के हाथ में हथकड़ी लगा दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? शिशुपाल ने क्या पूछा कि तुम पे पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम्हें उसके बारे में कुछ बोलना है, अपने बचाव के बारे में? सम्राट होठ काटकर रह गए। मतलब उनके पास कोई उत्तर नहीं था इस प्रश्न का। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। क्या बोला सम्राट अशोक ने? कि हाँ, मैंने उसे मारा है, लेकिन वो उद्दंड था। उद्दंड माने वो किसी की बात नहीं सुनता था, मेरी अवज्ञा करता था, इसीलिए मैंने उसको मारा। सम्राट का उत्तर था, वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो। क्या बोला शिशुपाल ने? कि वो उद्दंड था या नहीं था, पर एक राज कर्मचारी तो था, मतलब राजा के दरबार में वो पहरेदार था, तो उसकी हत्या तो तुमने करी है, तो तुम अपराधी साबित होते हो,
तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शिशुपाल ने क्या बोला सम्राट अशोक को कि आपको मृत्यु दंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया, उन्होंने निर्णय सुनाई दिया। सभा में सन्नाटा छा गया, एकदम चुप हो गए सभाजन कि ऐसा कैसा हो सकता है, सम्राट अशोक को मृत्युदंड मिला, ऐसा कैसे हो सकता है। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। ये क्या चल रहा था, शिशुपाल की परीक्षा चल रही थी कि शिशुपाल ऐसी कोई सिचुएशन आए कि जहाँ पे स्वयं सम्राट अशोक अपराधी हो या उन्होंने कोई गुनाह किया हो, तब जाके शिशुपाल क्या निर्णय करता है, क्या वो अपना फैसला सुनाता है। क्योंकि जब पहली बार सम्राट अशोक और ये शिशुपाल मिले हुए थे, तब उन दोनों की बातचीत में शिशुपाल ने बोला हुआ था कि मैं बहुत अच्छा न्याय करता हूँ। इसीलिए सम्राट अशोक ने तब से ऐसा अपने दिमाग में फैसला किया था कि एक ना एक दिन मैं शिशुपाल की परीक्षा करूँगा। तो अभी उन्होंने जो शिशुपाल की परीक्षा की उसमें वो विजय हुए, उन्हें सफलता मिली, तो वो खुश भी बहुत थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। उनका हृदय एकदम खुशी से एकदम उमड़ रहा था कि इतना अच्छा और इतना सच्चा न्याय करने वाला व्यक्ति मेरे दरबार में न्याय मंत्री है। आगे देखिए, तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। अभी इतने में क्या हुआ कि ये न्याय मंत्री जो शिशुपाल है उसकी एक जो उसने सूचना दी थी उसके बारे में एक व्यक्ति लेकर आया सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति। क्यों सोने की मूर्ति लाया? क्योंकि सम्राट अशोक एक सम्राट है, उन्हें सही में मृत्युदंड दिया नहीं जाता। ऐसा माना जाता है कि उनकी सोने की मूर्ति को अगर फांसी पे चढ़ाया जाए तो उनको मृत्युदंड देने के बराबर है। तो ये हम आगे देखेंगे। सभा में तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है। क्या बोलता है शिशुपाल उसको? आप देखिए यहाँ पे उसको शास्त्रों का भी नॉलेज है। तो उसने क्या बोला? शास्त्र माने हमारी जो धर्म पुस्तक है उसकी बात करिए कि उसमें ऐसा बताया गया है कि राजा को जो अपराधी हो तो उसको ईश्वर माना गया है। अगर वो अपराधी हो तो उसको उसकी सोने की मूर्ति को दंड दे सकते हैं। यहाँ पे ऐसा बोल रहेगा, देखना आप शिशुपाल। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। क्या बोलता है यहाँ शिशुपाल कि शास्त्रों में जो राजा है उसको ईश्वर माना गया है, तो मैं ईश्वर को कोई सज़ा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लोगों को शिक्षा मिले इसके लिए उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पे लटकाया जा सकता है। आगे देखिए, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठते हैं। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। क्या बोला? सब लोग चले गए ना। बाद में एकांत में उन्होंने जो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी थी कि आप न्याय मंत्री हो, तो वो राजमुद्रा वो वापस देते हैं कि महाराज ये आप वापस ले लीजिए, मेरे से यह भार संभाला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए आगे, अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, क्यों उनसे बोझ नहीं संभाला जाएगा? क्योंकि इसमें तो किसी भी व्यक्ति को सज़ा देनी पड़े
और इसमें मेरी मनस्थिति बहुत मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता हूँ, ऐसा यहाँ पे शिशुपाल बताना चाहता है। लेकिन जो सम्राट अशोक है वो ऐसा नहीं चाहते। वो गदगद कंठ से बोलते हैं, मतलब उनकी आवाज़ में बहुत भारीपन आ जाता है। वो बोलते हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी है। आपका साहस प्रशंसनीय है, क्योंकि आपने मेरे ऊपर उंगली उठाई तो आप बहुत साहसी हो, ऐसा बोलते हैं। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए कि नहीं, आप अपने पास ही ये राजमुद्रा रखिए, क्योंकि आपके अलावा ये बोझ, ये भार कोई उठा नहीं सकता है। और ऐसा सम्राट ने उत्तर दिया। शिशु बिल्कुल निरुत्तर हो गए, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हमने इतना अच्छा लेसन आज पढ़ा है। मैंने पिछले लेसन में ही पिछले पीरियड में ही आपको बोला हुआ था कि आप इसके शब्दार्थ और मुहावरे लिख दीजिएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि इसके जो एक एक वाक्य में उत्तर है और विस्तार से उत्तर है, ये दो चीज़ें। एक एक वाक्य में उत्तर आप देख सकते हैं कि 8 प्रश्न हैं और विस्तार से उत्तर में 5 प्रश्न, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और इसके पहले जो हमारा फर्स्ट जो पोयम है वो भी मैंने चलाया है, तो उसका भी होमवर्क कर देना। मैं आपको उसका हिंदी का जो होमवर्क है वो मैं 2 दिन के बाद, माने आज 21 हुई है ना, नहीं, उसका होमवर्क मैं फ्राइडे को चेक करूँगी, हिंदी का फर्स्ट पोयम का ओनली। इसका आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं नेक्स्ट वीक में डेट दे दूँगी, तब दिखाना। लेकिन आप होमवर्क करते रहना टाइम पे, ठीक है। तो इसका बहुत नहीं दे रही हूँ मैं ज़्यादा, सिर्फ एक एक वाक्य में और सविस्तार उत्तर है, वही आपको लिखने हैं। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिएगा, अच्छी तरह से लर्न करते करते सारे आंसर